बस गई एक बस्ती है स्मृति सी इस हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस दिल है। ये भावनाओं का अप्रतिम आकाश है जिसमें अनेकानेक मनोवृत्तियों के झिलमिलाते ये ग्रह और अनेकानेक विस्मृतियों के तैरते तारे निसंदेह मानवता का एक ऐसा प्रतिबिंब हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिसका स्थूल स्वरूप महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के कृतित्व में साक्षात झलकता है। उन्होंने साहित्य का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया है जिसमें मानवीय संवेदना और भावनाओं का एक ऐसा सजीव शाब्दिक चित्रण मिलता है जो संभवतः है किसी दूसरे साहित्य में उपलब्ध नहीं। जयशंकर प्रसाद जी की अनेक विदेशी कवियों के साथ, विदेशी उपन्यासकारों के साथ, विदेशी ऐसे कई लेखकों के साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन जो विविधता जयशंकर जी में मिलती है वो किसी अन्य कवि में ना तो अपने देश में और ना विदेश में कहीं दिखाई देती है। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने संगोष्ठी में भी देखी, अनेकानेक विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत भी किया गया, उनका चित्रण भी किया गया। अभी हमारे सुनील विश्वकर्मा जी ने एक ऐसी चित्रकला प्रदर्शनी को भी यहाँ पे करवाया जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के शाब्दिक चित्रों को वास्तविक चित्रों के रूप में बच्चों ने प्रस्तुत किया। उसमें आप सभी ने देखा होगा कि प्रसाद जी के शब्द कितने सशक्त हैं। बहुत सारी ऐसी भावनाएं जो संभवतः कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके शब्दों के बीच में, उनकी पंक्तियों के बीच में वो भाव अनायास भी आ जाते हैं। हमने मनोभावों की बात की, हमने वास्तविकता की बात की, हमने रहस्यवाद की बात की, हमने राष्ट्र प्रेम की बात की, ये तमाम चीजें उसके अंदर हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि आप उन पंक्तियों के बीच में ठीक से पढ़ें तो आपको और भी कई ऐसे मनोभाव नजर आएंगे, आपको ऐसे कई वैज्ञानिक पहलू नजर आएंगे, आपको ऐसी कई मार्ग वेदनाएं नजर आएंगी जो संभवतः हमारे इतिहास के ऐसे पन्नों को पलटती हैं जो अभी तक दुर्लभ थे, जिनके ऊपर कभी लोगों ने बहुत सहजता के साथ कभी विश्लेषण नहीं किया। ममता कहानी की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार एवं गुप्तों की कीर्ति के खंडन में बिखरी भारतीय शिव की विभूति अपने आप को कृष्ण की चंद्रिका में शीतल कर रही थी। अब आप इन पंक्तियों को यदि ठीक से देखें तो आपको दो तीन पहलू नजर आए। शिव को शीतल होने की आवश्यकता क्यों? कोई ना कोई व्यग्रता रही होगी, कोई ना कोई ऊष्मा रही होगी, तभी हमारी शिव की विभूति ने शीतलता का अनुभव किया। जो लोग जानते हैं उन सभी को पता है कि गुप्त काल का जो एक स्वर्णिम युग था, उसकी जो शिव की विभूति थी वो किस तरह नष्ट कर दी गई, हम सभी को पता है। और इस बात को कहने का साहस शायद ना तो किसी हिंदुस्तानी लेखक ने, ना किसी विदेशी लेखक ने आज तक हुआ है, लेकिन उन्होंने उसी बात को कितने सुंदर शब्दों में कहा, जैसे कि वो हमारी शिव की विभूति व्यग्रता के दौर से गुजरती हुई अब आनंद प्राप्ति की तरफ अग्रसर है। तो यह कहीं ना कहीं उनके अपने इतिहास की वेदनाओं को दिखाता है। इसी तरह यदि आप दूसरी ओर अनेकानेक पंक्तियों का विश्लेषण करेंगे तो आपको ऐसे तथ्य सामने आएंगे जहां पे शायद संभवतः आज तक किसी ने सोचा ही नहीं होगा। अभी प्रोफेसर पांडे जी ने कामायनी की बात की, कामायनी की शुरू की पंक्तियां
अपने आप में मील का पत्थर है। जहां पे मनु एक पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं और प्रलय का सीधे तौर पे देख रहे हैं कि कैसे प्रलय होती है। आम आदमी के लिए, साहित्यकार के लिए तो सीधे तौर पे यही नजर आता है कि प्रलय के क्या कारण हो सकते हैं। परोक्ष रूप से वो ये बात हम लोगों को देते हैं कि मानवीय संसाधनों का उपयोग हमें किस तरह करना है। आमतौर से एक बात कही जाती है कि पानी की कमी हो जाए। हम लोग इस बात को नहीं सोचते कि पानी की अधिकता भी तो संभव है। और जो प्रलय की बात मनु के टाइम में की है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ से लागी शीतल शाम एक पुरुष दिखे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। निसंदेह इस बात की तरफ तो एक वैज्ञानिक तथ्य बताता है कि प्रलय का एक कारण जल राशि भी हो सकता है। अब कभी किसी ने नहीं सोचा, हम यदि आज अपना राजनीतिक परिवेश देखें तो हम उस विध्वंस के किनारे पर बैठे हैं। मानसरोवर के आसपास हमारे पड़ोसी देशों ने ऐसे बहुत सारी जलराशि इकट्ठी कर ली है कि यदि वो जलराशि आज छोड़ दी जाए तो कम से कम उत्तर भारत को पूरा नाश हो जाए, खत्म हो जाए। अब ये मनोभाव एक कवि के मन में कैसे आते हैं? ये कुछ दैविक संकेत होते हैं जिनको समझने की जरूरत है। एक अच्छा कवि भगवान का स्वरूप है। इतनी थोड़ी उम्र में इतने सारे व्यक्तित्व को जन्म देना अपने आप में एक विलक्षण व्यक्तित्व का द्योतक है। और उसमें कुछ भविष्य की ऐसी सूचनाएं भी छिपी हैं जिनको हमें डिकोड करने की जरूरत है। अब सीधे तौर पे आप देखिए कि प्रलय का एक साधन जलराशि है, पानी है। और जिस प्रलय के किनारे पे हम आज बैठे हैं, यदि आज चाइना एक छोटा सा ब्लॉक छोड़ के उस जलराशि को हमारे पास छोड़ दे तो हमारा हिंदुस्तान एटलीस्ट आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। प्रसाद जी की एक एक लाइन अपने आप में बहुत सारी सूचनाएं ले और उनको केवल साहित्यिक दृष्टि से देखना संभव है, उसके साथ अन्याय है। बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा है उसको समझने की जरूरत है। एक पवित्र आत्मा को सब चीजों का आभास होता है, उनको पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन सब के लिए हमें एक साथ फिर से जोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अनेक उपमाएं आजकल हम लोग दे रहे हैं, ये उपमाएं हम लोग हिंदुस्तान को बड़ा करने के दृष्टि से देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे मुकुट में हिमालय है, हमारे चरणों में सागर है। ये तमाम चीजें धीरे धीरे अपना महत्व खोती जा रही है। आज का युवा बात करता है तो उसके लिए इन चीजों का महत्व केवल भौगोलिक रह गया। जो आत्मीयता आपको प्रसाद जी के कृतित्व में मिलेगी, जो उनके नाटकों में विभिन्न स्वरूपों में दिखाई पड़ती है, वो आज कहां विलीन हो रही है। हमें वो सारी चीजों को अपनी नई पीढ़ी के अंदर एक बार फिर से लेके आना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे नए अन्वेषक हैं, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ यहाँ पे विद्वान भी हों। उनको केवल साहित्यिक और भावनात्मक पहलू को लेके जयशंकर जी को नहीं देखना है, अपितु उनको जो उनका रहस्यवाद है उसके पीछे की छिपी जो इनकी इंट्यूशन की शक्ति है, इंट्यूशन की जो पावर है, उसको भी डिकोड करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ उनके तथ्यों में जो साहित्यिक
मर्म, जो साहित्यिक वेदना, जो ऐतिहासिक तथ्य छुपे हैं, उनको भी निकाल दिया। एक एक लाइन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई। ये शब्दों का एक ऐसा पर्वत है जिसको शायद घेरना, जिसको शायद ढूंढ पाना अभी तक तो कम से कम असंभव लगता है। एक एक को यदि आप लेंगे, एक एक पंक्ति को लेंगे, एक एक क्वाड्रेंट को लेंगे, तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो अपने आप में एक ग्रंथ है। आंसू को देखें, देखने में छोटी सी किताब लगती है, लेकिन जिंदगी की शुरुआत से लेकर जिंदगी के अंत तक तो कैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, ये तमाम चीजें आंसू के स्वरूप में हमारे सामने आती है। वो धूली की जो कंसेप्ट है वो संभवतः हमारे उस समय की समसामयिक परिस्थिति को प्रकट करती है। जब जयशंकर प्रसाद जी हमारे संग्रामियों को अपने घर में रखते थे और अपने आप को वैद्य जी को, डॉक्टर को दिखाने में इस डर से नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी सेना को ये पता न लग जाए कि इनके घर में जो स्वतंत्रता संग्रामी छिपे थे, और इस चीज की कीमत उन्होंने तो हमें उन्हें केवल एक साहित्यकार के रूप में ही देखने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी भी हैं जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए दिया, और इस स्वतंत्रता संग्रामियों की एक ऐसी फौज पैदा की जिसने ये सुनिश्चित किया कि भारत एक आजाद देश बने। और केवल इतना ही नहीं, अपने नाटकों के द्वारा उन्होंने ये भी बताया कि जो देश नाटक के एक एक चरित्र में यदि आप देखेंगे, जयशंकर प्रसाद खुद व्यक्त रहते हैं और ऐसे भाव पैदा करते हैं जिससे कि भावी भारत का स्वरूप क्या हो, ये सीधे तौर पर परिलक्षित होता है। इस तरह भी मैंने आज तक कोई शोध किसी भी विद्यार्थी का नहीं देखा कि उन्होंने भारत को स्वरूप प्रदान करने में उनका क्या सहयोग है। भारत का जो आज हम देखते हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की छवि उसमें कैसे उतरती है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें शोध की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों चीजें हैं, उन्होंने समसामयिक परिस्थिति को देखते हुए उस समय की पीढ़ी को तैयार किया, अपना खुद का बलिदान किया, उसके साथ ही साथ भारत का भावी स्वरूप क्या हो वो भी हमें नाटकों और कविताओं के द्वारा प्रकट किया। इसके साथ ही साथ हमारी क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इतिहास में हमारी क्या क्या गलतियां हुई हैं, कैसे भारतीय धरोहरों को नष्ट किया गया है, वो समस्त वेदना के साहित्य में सीधे तौर पे नजर आती है। पता नहीं क्यों हमारे जो टीकाकार हैं, हमारे जो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, वो ये तमाम चीजें नजर क्यों नहीं आती। और इससे भी ज्यादा जो पैरानैचुरल पावर उनकी है, जो इंट्यूशन उनकी है, वो अद्वितीय है। आज हम जब बहुत सारी चीजों को देखेंगे और आप देखिए उनके उन्होंने क्या लिखा है, आप सीधे तौर पे बहुत ही चीजें नजर आएंगी। भारत की चुनौतियों का ऐसा सुंदर चित्रण संभवतः किसी भी कवि ने नहीं किया है, किसी भी लेखक ने नहीं किया है, किसी भी उपन्यासकार ने नहीं किया। ये सारे जितने भी आयाम हैं, ये उनके व्यक्तित्व को सबसे ऊपर बनाते हैं। संस्कृत के काफी शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो आम आदमी से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, और ये नेचुरल है, क्योंकि यदि भावों को आपको सशक्त रूप से करना है तो शब्द शोषण के साथ साथ शब्दों की पूरी शक्ति का प्रयोग निसंदेह एक वांछित तथ्य है। यदि वो नहीं हो पाता है तो हम अपने भावनाओं को ठीक से प्रकट नहीं कर पाते। सीधी सादी भाषा में कई बार भावों को प्रकट करना बहुत मुश्किल होता है, और यदि हम करना भी चाहते हैं तो हमें बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। हम थोड़ा लिखें और भावों को प्रकट करें,
निसंदेह भाषा को हमें थोड़ा परिष्कृत करना पड़ेगा। वही जैसे प्रसाद जी ने उस समय में किया और आज के मुझे लगता है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती कि उनके सभी भावों को कैसे कोड किया जाए, कैसे निकाला जाए। एक फिल्म भी बनाएंगे, किसी छोटी सी चीज को दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे, तो निसंदेह उसका असर पड़ेगा। अभी तो आप स्कूल में जाइए, बच्चों से पूछिए कि भारत के 4 राजाओं के नाम बताओ, मुझे नहीं लगता कि गुप्त काल के फेमस चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम लोग बताएंगे, दूसरा कोई नाम ही नहीं बता रहा है। यदि छोटी सी एक 5 मिनट की फिल्म भी यदि समुद्रगुप्त के ऊपर बनी होती और जैसे हजारों मील बैठ के देखते हैं यदि इस तरह की तमाम चीजें हुई होती तो निसंदेह आज के बच्चों को, आज की पीढ़ी को भी पता लगता। और कैसे पता लगता है कि कितना सशक्त चरित्र है कि विदेशियों के बीच में रहते हुए कैसे भारतीयता को संवारा है। या स्त्री का स्वरूप जो हमें दूर सामने में नजर आता है, वो द्विधा, महिला की वो द्विधा जो सामने नजर आती है, वो तमाम चीजें आज की पीढ़ी को संज्ञानित करने के लिए सबसे पहली जरूरत है। आज पीढ़ी कहाँ जा रही है? रोज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, इस ओर प्रयास नहीं किया जा रहा। हम बहुत शब्द प्रयास कर रहे हैं और जैसे कि प्रसाद जी के साथ साथ यदि आप समसामयिक लेखकों और कवियों की बात ही करें तो भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आज के समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग उस तरफ नहीं कर रहे। रेल के किनारे खड़े होकर एक रील तो बनाते हैं, लेकिन जब हम जाके हरुचक बिहार में जाके उस समय के गुप्त काल के इतिहास को जिन लोगों को बताएं, वो रील बनाने का साहस हमारे अंदर नहीं। ये सब हमें करना पड़ेगा और ये एक व्यक्ति से नहीं होगा। अकेले कविता प्रसाद जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी कुछ नहीं कर सकते। ये सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम इस काम में सफल होंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस तरह का आयोजन अपने 4 दिवसीय इस बार हुआ है, इसको हमें एक उत्सव का रूप देना है। आगे आने वाले वर्षों में ये एक संस्थान के बजाय 2-2, 3-3 संस्थान में एक साथ चले और इसमें पूरे बनारसवासी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के और देश के साहित्यकार और आर्टिस्ट इसमें जुड़े हैं। तो संभवतः ये उनके लिए, प्रसाद जी के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि हो। हम प्रसाद उत्सव का नाम दें और पूरे एक सप्ताह इसमें सारे कार्यक्रम हो, जगह जगह पैरेलल सेशन चलते हों। यदि हम वो कर पाते हैं तो निसंदेह हमारे जो नई पीढ़ी है वो उनके पूरे ज्ञान के बारे में संज्ञानित हो पाए और जो रहस्य प्रसाद जी के साहित्य में छिपे हैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शन का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस वर्ष भी मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और मेरे सबसे पसंद के कवि हैं प्रसाद जी। छोटी उम्र से ही 6-7 क्लास से ही मैं उनको पढ़ता हूँ और बहुत खुशी होती है जब उनके ऊपर कोई भी कार्यक्रम होता है। मैं कविता जी के घर में भी गया हूँ, मैंने उनका जहाँ प्रसाद जी रहते थे वो तमाम चीजें देखी हैं, पास से देखा है, कैसे वो रहते हैं वो तमाम चीजें देखी हैं और एक चित्र बन के मन में आता है कि उन्होंने कैसे दुर्गम परिस्थितियों में रहते हुए भी देशभक्ति और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सेवा करते हुए भी इतना सुंदर साहित्य लिखा। ये बहुत ही दुर्गम कार्य रहा होगा, लेकिन
लगता है कि सबसे पहली इच्छा है कि हम दुनिया के विभिन्न देशों में होके आए। मुझे पूर्ण आशा है कि हर भारतीय की ये इच्छा अवश्य पूरी होगी और जो भी ज्ञान हमारे पास है उसका हम ठीक से प्रयोग कर पाएंगे और एक बार फिर से सिद्ध कर पाएंगे